स्टूडेंट्स, नीट की ज्योग्राफी में हमने अपना टॉपिक शुरू किया था पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, जिसमें हमने पढ़ा था अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का काम था समतल सतह पर असमानता उत्पन्न करना और बहिर्जात बल का कार्य था उस समतल सतह पर उत्पन्न असमानता को पुनः समतल करना। ठीक है, तो उसी में हमने अंतर्जात बलों में देखा था। चलो याद करो, अंतर्जात बल कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आकस्मिक और पटल विरूपणी। पटल विरूपणी के भी 2 भाग देखे थे हमने। कौन कौन से बताओ? महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। वेरी गुड। तब आपका क्वेश्चन ये है, आंसर के कमेंट बॉक्स में करिएगा, पर्वत निर्माणकारी और महादेश जनक दोनों की दिशा कौन सी होती है? लंबवत और क्षैतिज। अलग अलग आपको आंसर बताना है। अब आपका अगला जो काम है वो ये है कि तनाव और भ्रंश, ये हमने कौन से में पढ़े थे? महादेश जनक में या फिर पर्वत निर्माणकारी में? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब हम जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे 1-2 बात। देखो, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसे बनता है, ये टॉपिक मेनली फर्स्ट ग्रेड के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आएंगे इसके एग्जाम्पल। और रीट 2018 में बिल्कुल सिचुएशन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। किलिमंजारो पर्वत की लोकेशन पूछी थी और ऑप्शन थे वो बिल्कुल पर्टिकुलर कंट्री का नाम दे रखा था जो बिल्कुल टच में थी, इसलिए लोकेशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ती है। तो देखो एक बार देख लेते हैं समझने के लिए कि भ्रंश घाटी होती क्या है। हम मानते हैं ये कोई सतह है, तो इसमें से बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए, मतलब बाहर वाली सतह स्थिर रहे और बीच वाली सतह नीचे धंस जाए, तो उससे जो घाटी बनेगी वो कौन सी घाटी होगी? भ्रंश घाटी। निर्माण प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला है जॉर्डन की भ्रंश घाटी। जॉर्डन की भ्रंश घाटी, इसी को बोलते हैं विश्व की महान भ्रंश घाटी। अब देखेंगे इसकी लोकेशन। ये एशिया में जॉर्डन देश से शुरू होगी, एशिया फिर लाल सागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में। कहां तक है इसका विस्तार? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी कौन सी नदी तक है? जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी तक। अगली जो याद रखने वाली बात है लाल सागर। लाल सागर इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। देखो हमारे सिलेबस में स्थल मंडल और जल मंडल दोनों अलग से नाम मेंशन कर रखा है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो महान भ्रंश घाटी है, जॉर्डन भ्रंश घाटी बोलते हैं, जॉर्डन देश से लेकर के अफ्रीका में जाम्बेजी नदी तक विस्तार है। लाल सागर इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि इसी भ्रंश घाटी में 5 झीलें स्थित हैं। तो देखो हम उन झीलों के नाम लिखें। एडवर्ड झील, न्यासा, रुडोल्फ और टेंगानिका। जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे तो इन झीलों की लोकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के दिन क्या याद रखना है? 5 झीलों का नाम, और अगली बात जो याद रखनी है ये भ्रंश घाटी में स्थित है। अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं, आज के दिन 5 याद रखेंगे। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है जो कि अपनी लोकल लैंग्वेज में है। अल्ले, अड़े, नरो रुमाल, टांग दिया। तो देखो ये कैसे याद रखेंगे? एल्बर्ट के लिए
अले, अड़े से एडवर्ड, नयो से न्यासा, रुमाल से रुडोल्फ और टांगिया से टेंगानिका। मतलब हमें ये पांचों झील याद रखनी थी। भ्रंश घाटी का एक एग्जाम्पल हमने देखा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक दूसरे एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, जॉर्डन की भ्रंश घाटी और इसकी संबंधित सामान्य जानकारी हम लोग देख चुके। इसकी लोकेशन, लंबाई, इसमें स्थित सागर और झील हमने देखी। अब अगली भ्रंश घाटी है कैलिफोर्निया की मृत घाटी। मृत घाटी, डेथ वैली भी इसको बोलते हैं, कैलिफोर्निया की डेथ वैली। और भारत की है नर्मदा, ताप्ती नदियां, नर्मदा और दामोदर नदियां, भारत की नर्मदा और दामोदर नदियां। तो देखो, याद रखने वाली चीज क्या होगी जो हमने देखा। भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल क्या है? जॉर्डन की भ्रंश घाटी, कैलिफोर्निया की मृत घाटी, भारत की नर्मदा और दामोदर घाटियां। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है या फिर विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, या आ जाएगा निम्न में से कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है। तीन ऑप्शन ये दे देंगे और चौथा ऑप्शन कोई और दे देंगे। तो एक हमने देखा भ्रंश घाटी, इसी के साथ में एक देखेंगे रैंप घाटी। रैंप घाटी निर्माण प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। रैंप घाटी का मतलब है आप बाहर वाली सतह से बीच में कोई नीची जगह। तो देखो, रैंप घाटी में क्या होगा, जो साइड वाली सतह है वह ऊपर उठ जाएगी और बीच वाली सतह नीचे रहेगी। तो ये घाटी कौन सी है? रैंप घाटी। भ्रंश घाटी और रैंप घाटी दिखने में समान है, निर्माण प्रक्रिया अलग है। रैंप घाटी में बीच वाला हिस्सा नीचे धंसता है और भ्रंश घाटी में साइड वाले ऊपर उठते हैं। भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र घाटी। हमारा काम ये है सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं। रैंप घाटी का एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र घाटी और इसका भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन घाटी है और ये भारत की नर्मदा दामोदर घाटी है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके। ये जनरल क्वेश्चंस थे। एक देखो, ब्लॉक पर्वत। अगर देखेंगे तो लगेगा कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, मेनली पता ही नहीं होगा। पूछ लेंगे कि उनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से होते हैं। तो ब्लॉक पर्वत है, एग्जाम्पल रख लेना ब्लैक फॉरेस्ट। लोकेशन है इसकी जर्मनी में। और एक है भारत का सतपुड़ा पर्वत। और ब्लॉक पर्वत की निर्माण प्रक्रिया क्या है? जब बीच वाला हिस्सा स्थिर रहे और इसके साइड वाले हिस्से नीचे खिसक जाए। अगर साइड वाले हिस्से नीचे खिसक गए तो जो बीच का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, जो पर्वत की तरह दिखेगा, उसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सतपुड़ा पर्वत। एग्जाम्पल याद रखने हैं। अभी हमने तीन चीजों के एग्जाम्पल देखे और तीनों ही हमें याद रखने हैं। चलो, अब देखो, हमने पढ़े थे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों का काम आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे बहिर्जात बल। तो बताओ, बहिर्जात बल में हमने क्या क्या पढ़ा था? बहिर्जात बल में हमने पढ़ा था अनाच्छादन। अब उस प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। अनाच्छादन में क्वेश्चन आया है, 2012 वाली में आया है, 2016 वाली में आया है, और इस बार के लिए भी हमें इस टॉपिक के लिए तैयार रहना है। तो देखो, अनाच्छादन है क्या चीज? इसी का दूसरा नाम है अनावृतीकरण। तो अनाच्छादन का मतलब
मतलब है अंतर्जात बलों ने समतल सतह पर जो असमानता उत्पन्न की थी उसका समतल सतह में बदला। मतलब ये पर्वत बन गया है, अब इस पर्वत का अपरदन अपक्षय के द्वारा ये यहाँ से कट के और जो ये गहरे गर्त बने हैं इनमें जमेगा और सारी सतह बिल्कुल समतल बन जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया किसमें आएगी? अनावृतीकरण। ठीक है, तो देखो अनावृतीकरण से जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात तो अनावृतीकरण में क्या क्या शामिल है हम देख चुके थे। हमने जो वो चित्र बनाया था उसमें डायग्राम में अनावृतीकरण में शामिल है अपक्षय, अपरदन और वृहद संचलन। वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताओ अपक्षय क्या था? चट्टानों का अपनी जगह ही टूटना, जो कि एक स्थैतिक प्रक्रिया थी। अपनी जगह टूटना और स्थैतिक प्रक्रिया, ये शब्द याद रखने हैं, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से स्थैतिक प्रक्रिया कौन सी है? अपरदन। अपरदन क्या था? जो चट्टानें अपनी जगह टूटी थी वो चट्टानी पदार्थ उस जगह से उठ के दूसरी जगह गति करेगा, मतलब गतिशील प्रक्रम हो गया। ठीक है, वृहद संचलन पे जो क्वेश्चन आएगा वो ये है, किसका हिस्सा है? अनाच्छादन का है। और अगली बार जो एग्जाम में आएगी क्वेश्चन बनेगा वो है वृहद संचलन का कारण क्या है? वृहद संचलन का कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो देखो वृहद संचलन क्या है? कोई पर्वत था, इसमें कोई बड़ा चट्टानी टुकड़ा टूट के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की तरफ लुढ़कने लगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बताओ। इसको बोलेंगे वृहद संचलन। चलो, इसके बाद अब हम देखेंगे अपक्षय और अपरदन को। अपक्षय और अपरदन के प्रकार। यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल है, अगर पढ़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो ऐसा काम तो करेंगे ही नहीं कि सोचना पड़े, सब तैयार करके रखेंगे हम। तो देखो अपक्षय, अपक्षय के प्रकार, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। देखो यहां से क्वेश्चन एक दो बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, पूरी चीज रखने की जरूरत नहीं है। भौतिक अपक्षय को ही क्या बोलेंगे? यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय। और ये होता क्या है? भौतिक कार्य क्या? यांत्रिक कारकों से चट्टानों का टूटना, जैसे ताप के कारण टूटना, हिम के कारण टूटना, दाब मोचन के कारण टूटना, दाब मोचन के कारण टूटना। ताप के कारण चट्टानें कैसे टूटेंगी बताओ? तो देखो दाब के कारण चट्टानें कैसे टूटेंगी? तापमान के कारण, सॉरी, ये चट्टानें है, दिन के समय तापमान ज्यादा है, रात में तापमान कम है, तो दिन में चट्टानें गर्म होकर के फैलेंगी, रात में ये चट्टानें कम तापमान के कारण सिकुड़ेंगी, तो बार बार फैलेंगी और सिकुड़ेंगी, तो उसके कारण चट्टानें टूटेंगी। हिम के कारण, हिम का प्रभाव भी सेम है। अब देखेंगे दाब मोचन। दाब मोचन का मतलब है ये चट्टानें हैं, इसमें ऊपर वाली चट्टानों का अपरदन हो गया, अब आ गई ये चट्टान ऊपर। इस पे पहले क्या था? ऊपर वाली परतों का दबाव था, जैसे ही दबाव हटेगा तो ये चट्टान चटक के टूट जाएगी, इसको बोलते हैं दाब मोचन। इसी में दो शब्द आते हैं, स्लैकिंग, स्लैकिंग और अपदलन, अपदलन या एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन। ये तीनों सिर्फ समझने के लिए थे, क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए ये
इम्पोर्टेंट है। स्लैकिंग, स्लैकिंग का मतलब क्या है? जब चट्टानें भीगने और सूखने से टूटे, भीगने और सूखने से टूटे, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्लैकिंग। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लो मुल्तानी मिट्टी की चट्टानें। अगर मुल्तानी मिट्टी की जहाँ चट्टानें हैं वहां पर बारिश आएगी तो भीगेंगी, फिर जैसे ही धूप आएगी वो सूखेंगी और उसमें अलग ही पपड़ी पपड़ी बनके टूटने लग जाती है। और भी छोड़ो, एग्जाम्पल में गांव में जोड़ देखे हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ऊपर पपड़ी दिखती है, वैसे ही ये चट्टानें टूटेंगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्लैकिंग। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताओ ये मुल्तानी मिट्टी कौन से प्रकार की चट्टान है? आंसर कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। अपदलन, अपदलन का मतलब क्या है? जैसे एक प्याज है, ये हमने बना दिया प्याज। प्याज में अलग अलग परतें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ये हमारा जो कैमरामैन है राघव, ये आंसर दे रहा है पर बहुत धीरे बोलता है। तो देखो, जैसे जैसे चट्टान है इनकी परतें, पहली परत का अपरदन हो गया, अपनी जगह टूटेगी, फिर दूसरी परत अपनी जगह टूटेगी, तीसरी परत टूटेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपदलन। मतलब प्याज की तरह परत परत करके खुलना, अपदलन। जैसे घर में पुराने पत्थर पड़े होते हैं, जब उसको हाथ में लगाते हैं तो उसकी एक परत धीरे धीरे झड़के वैसे ही नीचे गिर जाती है, तो वो चीज क्या है? अपक्षय। जो अपनी जगह टूटी हुई थी वो अपक्षय है, टूट के गिर गई और दूसरी जगह चली गई, वो क्या हो गया? अपरदन। चलो, हमने देखा भौतिक अपक्षय। इसमें जो याद करने वाली चीजें थी वो दो ही थी, स्लैकिंग और अपदलन। ठीक है, अब देखेंगे रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में दो तीन नाम आएंगे, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, सिलिका पृथक्करण, चलो इनको देखते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है कुछ चट्टानें हैं, इनमें जो खनिज हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऑक्साइड। अब आप लोग बताओ, लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है? लोहे के ऑक्साइड है। तो वैसे ही प्रक्रिया सेम ये है, जब चट्टानों में ऑक्साइड बनेंगे तो फिर वो चट्टानें वहां पर टूटना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें से हमारे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑक्सीकरण क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है ऑक्सीकरण कौन सी चट्टानों में होता है। तो बताओ, ऑक्सीकरण कौन सी चट्टानों में होगा? बताओ, लौह प्रधान चट्टानों में या लौह अयस्क वाली चट्टानों में क्या होगा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अब देखेंगे कार्बनीकरण। सेम बात यही है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन चट्टानों में होगी वो इंपॉर्टेंट है। कार्बनीकरण होता यह है, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाएगी और उस एसिड से चूने की चट्टानें उसमें घुलना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? कार्बनीकरण। वेरी गुड। अब अगला है सिलिका पृथक्करण। तो देखो, सिलिका पृथक्करण का मतलब है जब चट्टानों से सिलिका अलग होने लग जाए, सिलिका पृथक्करण। चलो, फिर आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। सिलिका प्रधान चट्टानें कौन सी है? आग्नेय है या अवसादी है? और अगर आग्नेय में भी है तो कौन कौन सी है? आपको उनके प्रतिशत के सहित मात्रा ये नाम लिखने हैं, उसको हम देखेंगे फिर। चलो, ये हो गया ठीक। इसमें क्या आएगा? जो इंपॉर्टेंट बात है रासायनिक अपक्षय में, ऑक्सीकरण लौह प्रधान चट्टानों में, कार्बनीकरण
चूना प्रधान चट्टानों में सिलिका पृथक्करण, सिलिका का हटना है, आग्नेय चट्टानों में मिलेगी ये प्रक्रिया, आग्नेय चट्टान। चलो अब देखेंगे जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या है? जैविक कारकों से, जैसे जमीन में कोई पेड़ उग गया, ये हमने बना दिया पेड़ और ये बना दी पेड़ की जड़ें। अब जैसे ही आंधी आएगी पेड़ हिलेगा, जड़ें अपनी जगह हिलेगी, और जैसे ही जड़ें हिलेंगी तो ये चट्टान थी ये कमजोर होना शुरू हो जाएगी। वैसे ही जानवर हैं, जानवरों के खुरों से ये अपनी जगह चट्टानें छोड़ेंगी, अपनी जगह छोड़ेंगी, और वैसे ही मानवीय कारकों से। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि जैविक अपक्षय में क्या शामिल है, क्या मानवीय कारकों से या फिर जैविक कारकों से अपक्षय होता है। इजी क्वेश्चन होगा। अपक्षय, अब देखो अपक्षय हमारा कंप्लीट हो गया। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उन पे बात करें। अपक्षय है क्या? चट्टानों का अपनी जगह पर टूटना। और ये प्रक्रिया स्थैतिक है कि गतिशील? स्थैतिक। इसके प्रकार भौतिक या यांत्रिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक में जो क्वेश्चन याद करना है वो कौन सा है? स्लैकिंग और अपदलन या एक्सफोलिएशन। रासायनिक में क्या याद करना है? ऑक्सीकरण कौन सी चट्टानों में? लौह प्रधान में। कार्बनीकरण कौन सी चट्टानों में होगी? चूने चट्टान, चूना प्रधान चट्टानों में। और सिलिका पृथक्करण आग्नेय चट्टानों में। जैविक अपक्षय जैविक कारकों से। चलो अब हम देख, अपक्षय हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपरदन। देखो अभी हमने देखा था अपक्षय की क्रिया, अब क्या देखेंगे? अपरदन की क्रिया। तो देखो अपरदन की क्रिया क्या है? अपघर्षण। यहां से हमारे लिए जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो देखो सीधा सा ये होता क्या है। ठीक है, अपघर्षण इंग्लिश में इसको बोलते हैं अब्रेजन या कोराजन। स्पेलिंग देखना, ये तो है कोराजन और ये कोरोजन, ए ओ, थोड़ा सा अंतर है। तो अपघर्षण क्या है इस चीज को समझेंगे। अपघर्षण है, इधर देखो रखो, ये कोई चट्टान थी, यहां से नदी बह के आ रही है। नदी अपने साथ चट्टानी टुकड़ों को लेके आएगी। यहां से कुछ पत्थर बहते बहते आ रहे थे, तो ये पत्थर धरातल के साथ धरातल को घिसेंगे और यहाँ से चट्टानों को तोड़ के अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। क्या मतलब हुआ? चट्टानी टुकड़े धरातल के साथ घर्षण करेंगे और वहां से टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। मतलब चट्टानी टुकड़े किसको बहाकर ले जाएंगे? धरातल के साथ घर्षण करेंगे, धरातल से टुकड़े तोड़ेंगे। चलो अगला है सन्निघर्षण या अट्रिशन। तो इसमें देखो, इसमें अपघर्षण और सन्निघर्षण में छोटा सा अंतर है। वही हमने चट्टान बना दी, ये हमने नदी बहा दी, और ये क्या ले आए? कंकड़ पत्थर अवसाद। तो ये जो चट्टानी टुकड़े थे ये आपस में टकराएंगे। जब नदी बहुत वेग से बह रही है तो ये टुकड़े आपस में टकराएंगे, आपस में टकरा के छोटे छोटे हो गए, टूटेंगे और पानी के साथ बहकर आगे जाएंगे। तो देखो सन्निघर्षण क्या है? बहाव, पानी के बहाव में टुकड़ों का आपस में टूटना, टुकड़ों में आपस में घर्षण, टुकड़ों में आपस में घर्षण। कोराजन या अब्रेजन क्या था? धरातल के साथ घर्षण, सन्निघर्षण टुकड़ों में आपस में घर्षण। चलो अगला है संक्षारण, कोरोजन या सॉल्यूशन। इसका मतलब है चट्टानों का पानी में घुल जाना। जैसे चट्टान है, पानी, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, तो उसमें ये घुल के और चट्टानी जो खनिज है ये बहेंगे और दूसरी जगह जाएंगे। तो जब पानी में घुल के सॉल्यूशन बन के जाता है तो संक्षारण। अब देखो अपवाहन या डिफ्लेशन, ये क्या है? इसमें हमने देखा था पानी, बहते पानी का नाम आ रहा है नदी,
वायु के द्वारा। जब वायु बालू, मिट्टी है या कोई चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ उड़ा के दूसरी जगह ले जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं? अपवाहन। देखो समझने के लिए, जैसे ये कोई चट्टान है मरुस्थल में, ये मरुस्थल की कोई चट्टान है, तो यहाँ पे बालू मिट्टी थी, बालू मिट्टी हवा के साथ बह के जाएगी, ये यहाँ पे चट्टानों को घर्षण करेगी, काटेगी, तो ये कट के ऐसे बन जाएगी, मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। तो ये मिट्टी अपने साथ, वायु के साथ मिट्टी बह के दूसरी जगह गई है उड़ के, ये प्रोसेस क्या है? अपवाहन। चारों नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? ये तीनों प्रोसेस किसमें काम में आती है? पानी, बहते पानी में, ठीक है, बहते पानी में, नदी में। और अपवाहन कहाँ काम में आएगी? वायु, वायु में। वेरी गुड राघव। तो देखो अपवाहन वायु में, और है क्या? वायु के साथ चट्टानी टुकड़ों का बहकर एक जगह से, बह के नहीं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना। वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे एक दो नाम और देखेंगे। चलो, अभी जो नाम हमने देखे थे उसी में अपरदन की एक दो क्रिया और बच गई थी, वो देखेंगे। जल दाब क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। इसका मतलब क्या है? चट्टाने हैं, इन पे नदी बह रही है, तो इस पानी के दबाव के कारण चट्टाने टूट के दूसरी जगह जाएंगी। ये चीज क्या है? जल दाब क्रिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है गुहिकायन या कैविटेशन। ये चट्टान थी, नदी है, तो ये नदी की तरंगे यहाँ पर बार बार टकरा के इसको काटेंगे और गुफा जैसी संरचना बनाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? कैविटेशन। अगला देखेंगे उत्पाटन या प्लकिंग। इसमें क्या याद रखना है? हिमनद। हिमनद का मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारी बर्फ का गतिशील होना। तो हिमनद के कारण जब बहती है, हिमनद चट्टानों से बहेगी, तो इससे जो चट्टाने ये फिसलेगी, तो जो चट्टानी टुकड़े टूट के इसके साथ दूसरी जगह जाएंगे, गति करेंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्लकिंग या उत्पाटन। तो देखो हमने जो जो नाम लिए, इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा? अपघर्षण क्या है, संधि घर्षण क्या है, संक्षारण क्या है। एक संक्षारण कौन सी चट्टानों में होगी? चूना प्रधान चट्टानों में, क्योंकि चूना घुलता बहुत जल्दी है, ठीक है। संक्षारण, फिर गुहिकायन, उत्पाटन। अपवाहन कौन सी चट्टानों में है? ये है मरुस्थलों में वायु के कारण, और प्लकिंग, उत्पाटन